नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अपना बिहार के आज के इस कार्यक्रम में हम लोग आज बात करने वाले हैं बिहार की जनसंख्या के विषय में। बिहार के पास अगर देखेंगे तो जनसंख्या के लिहाज से बिहार भारत में तीसरे स्थान पर आता है। यानी कि हम बाकी चीज़ों में बिहार पिछड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन जनसंख्या में तो कतई नहीं। तो आज जरा इसी पर विवेचना करने वाले हैं कि ये जनसंख्या जो है धर्म के आधार पर कौन कौन से जनसंख्या की कौन आगे है पीछे है, जाति के आधार पर भी देखेंगे, फिर ये देखेंगे साक्षरता दर क्या है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात बता दूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक ऐसा विषय वस्तु हो सकता है जिसको आप 5 स्टार मार्क लगा के रख लीजिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आए चाहे ना आए, जनसंख्या से प्रश्न बिहार में आता ही आता है। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी धूमधाम से पूछा जाएगा। बीपीएससी के रडार में यह टॉपिक रहता है। तो चलिए यहाँ विस्तार से चीज़ों को मैं आपको समझा देता हूँ, फिर डिटेल से आगे चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले भारत की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए कि एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन की रिपोर्ट देखेंगे, तो वर्ष 2036 तक भारत की जो कुल जनसंख्या है वह कहा जा रहा है कि 152 करोड़ से अधिक हो जाएगा। और इसमें बिहार की हिस्सेदारी की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि यह तकरीबन जो है 14.5 से 15% के आसपास हो सकता है। और इस लिहाज से बिहार उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य बन जाएगा। अभी कौन सा है? तीसरे नंबर पे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अभी दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है। लेकिन बिहार पुरजोर कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक जनसंख्या ला करके और उत्तर प्रदेश के बाद जो है महाराष्ट्र को पीछे करते हुए कम से कम दूसरा स्थान पे तो आ ही जाए। तो ये स्थिति फिलहाल है। अब अगर मैं आपको बताऊं, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रजनन दर देखिए तो 2.98% है, यानी कि 3% के आसपास है। तो कह सकते हैं बिहार का प्रजनन दर जो है अभी भी ठीक ठाक है ना, यानी कि चिंताजनक स्थिति में तो कतई नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे यहां पर मैप पर भी देखेंगे किस राज्य की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है, यानी कि जनसंख्या घनत्व तो जो है पूरी तरह से भर चुका है। उसके बाद महाराष्ट्र की स्थिति देखेंगे, फिर बिहार की स्थिति देखेंगे, फिर जो बाकी आपको ये सारे स्टेट दिख रहे हैं इस कलर वाले, यहां पर जनसंख्या दिखेगा, फिर हल्के जो रेड वाले में दिख रहे हैं यहां पर, और फिर ये जो व्हाइट का थोड़ा थोड़ा, तो वहां पर जनसंख्या आपको कम दिखेगा। ठीक है, अब यहां पर डिटेल से इन चीजों को विस्तार से देखते हैं कि और बाकी चीजें किस तरह से हम उसका अध्ययन करेंगे इस पूरी जनसंख्या का। देखिए, जनसांख्यिकी 2011 के जनगणना के आधार पर चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना किया जाता है, सेंसस का काम किया जाता है। तो हम जो भी डेटा ले रहे हैं, यहां लिखा हुआ है 2011 के जनगणना के हिसाब से, तो 2011 के सेंसस से ही क्यों? आप कहेंगे सर जी आप अभी बता रहे थे कि 10 साल पर जनगणना होता है, फिर आप पलटी मार रहे हो। अब अगर 10 साल पर होता है तो 2011 के बाद जनाब 2021 में जनगणना होना चाहिए था, उसके आंकड़े पर हमें पढ़ाओ, फिर ये 11 वाला आंकड़ा क्यों ले रहे हो? इसकी एक वजह है। इसकी एक वजह क्या है कि ऐसा देखा गया कई दशकों के बाद कि 2011 के बाद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी सही कहा कि 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना काल के वजह से और कुछ तकनीकी व्यवधान हो गया था, इसके वजह से सेंसस का काम भारत सरकार नहीं करवा पाई थी। इस वजह से क्या हुआ कि हमारे पास 2021 का डेटा उपलब्ध है ही नहीं। यानी कि जितना काम अभी सरकारी होता है, नौकरी वगैरह का, वैकेंसी निकलना, रिजर्वेशन देना, सरकार जो पॉलिसी मेकिंग करती है, जल कल्याण के लिए जो भी योजनाएं लाती है, उन सभी चीजों के लिए सरकार भी 2011 के जनगणना का आंकड़ा ही इस्तेमाल में रखती है। इसलिए हम लोग सरकार के पदचिन्ह पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए आप तो सरकारी बाबू बनना भी चाहते हैं ना, तो यही हम डेटा लेकर के चलेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से बातें करते हैं। बिहार का मैप यहाँ पर पॉलिटिकली मैप लगा हुआ है। 38 डिस्ट्रिक्ट होता है बिहार में, 9 प्रमंडल में ये विभक्त है, 38 के 38 जिला। ये मामला आप पहले से जानते हैं, मैं बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें होगा तो इसलिए पहले जान लीजिए। अब भारत और एक तरफ बिहार, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोनों में तुलना कर लेते हैं। बाकी राज्यों से हम क्या ही तुलना करें, सीधा हम देश से ही तुलना करेंगे भारत से। सूचक क्या क्या रखा है हमने? क्षेत्रफल रखा है। ध्यान रखना है प्रीलिम्स में डिट्टो प्रश्न पूछता है, एकदम फैक्ट आंकड़ा पूछ लेगा, इसलिए जरा भी लापरवाही नहीं करना है। ये भी आंकड़ा, ये भी आंकड़ा,
आपको याद होना चाहिए। कहां पे? जिह्वा पे रहना चाहिए, एकदम कंठास्थ, मुखाग्र, जिह्वार्ग कर लीजिए, जीभ पे याद होना चाहिए आंकड़ा। चूंकि पीवाईक्यू को जरा पलट के देखिए, मेरी बातों पर यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आपको इस टॉपिक से इतने प्रश्न मिलेंगे कि गदगद मन कर जाएगा। क्यों गदगद कर जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन आउट हो गया ना, पेपर तो पहले लीक हो गया आपका ये कुछ क्वेश्चन, इसीलिए यहां पर ध्यान रखना है। क्षेत्रफल, भारत का भी ध्यान रखना है, बिहार का भी ध्यान रखना है, खूब पूछा गया है। देखिए यहां पर जब आप बात करेंगे तो देखिए भारत की स्थिति को लेकर के सबसे पहले चलते हैं तो 32,87,240 वर्ग किलोमीटर, 32,87,240 वर्ग किलोमीटर, ऐसे लिख लीजिए, याद हो जाएगा आसान से। उसके बाद उसमें बिहार की भागीदारी देखिए, बिहार की, भारत के पूरे मैप पर बिहार का क्षेत्रफल देखेंगे तो यह आपको कितना नजर आएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। पुरुष जनसंख्या अगर आप लेंगे तो तकरीबन जो है यह 62 करोड़ के आसपास दिखेगा आपको। और अगर यहां पर बिहार में पुरुष जनसंख्या देखेंगे तो यह तकरीबन जो है वह 5 करोड़ और 41,85,347 दिखेगा। ठीक है, महिला जनसंख्या देखेंगे तो यह तकरीबन जो है वह 58 करोड़ के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा भारत में। और यहां पर अगर बिहार में स्थिति देखेंगे तो यह 4,96,19,290 ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। इस हिसाब से अगर कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो तकरीबन भारत की जनसंख्या जो है वह आपको 1,21 करोड़ से भी अधिक देखने को मिलेगा। यानी कि मोटे तौर पर हम लोग बोल देते हैं ना, 121 करोड़ से अधिक की आबादी हम लोग हो चुके हैं। और यहां पर बिहार में 2011 के हिसाब से बात करेंगे तो मोटे तौर पर हम लोग जो है 10 करोड़ से अधिक की आबादी लेकर के शान से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक 2011 के हिसाब से यही मसला है। लेकिन जो आंकड़े अब बताए जाते हैं कि अब तो देखिए गृह मंत्री जी का यह बयान आ भी चुका है कि अब जनगणना का काम 2024 के इसी सितंबर महीने से, जब हम बात कर रहे हैं इसी महीने में शुरू किया जाएगा और 2026 के शुरुआती महीनों में यानी कि फरवरी मार्च के महीनों में हम तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो अनुमान लगाया जा रहा है कि देश का जनसंख्या जो है 121 करोड़ से आगे बढ़ के 150 करोड़ से अधिक जा सकता है या कम से कम 145 करोड़ के आसपास तो होगा। ये डेटा आ जाएगा हमारे पास तो सही से हमें जानकारी हो जाएगा। और बिहार के विषय में भी यही कहा जा रहा है कि बिहार की जो जनसंख्या होने वाली है अब जो नया 2026 में आएगा तो मान के लोग चल रहे हैं कि 15 करोड़ तो कम से कम बिहार वाले हो ही जाएंगे, इतना तो मेहनत किया है। ठीक है, तो ये पूरा आंकड़ा है, फिर से कह रहा हूं स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, प्रश्न आ सकता है, इसकी संभावना जो है 90% से अधिक है, इतने ही डेटा से एक प्रश्न बन जाने का। और मेंस में तो धूमधाम से इसका इस्तेमाल कीजिए, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब चलिए कुछ चीजों पर मैं गौर कराता हूं। आज का पूरा लेक्चर, मैं फिर से कहता हूं, आज का पूरा लेक्चर प्रीलिम्स में आपके लिए 10 मार्क्स सुनिश्चित कर सकता है बिहार में, अगर सही से इस लेक्चर को समझ लेंगे। 10 मार्क्स आधे घंटे पढ़ करके अगर आ जाए तो भैया 3 बार पढ़ लो ऐसे लेक्चर, है ना, तो ध्यान से। और उसके बाद मेंस में तो खैर क्या ही मैं कहूं इस लेक्चर का, जहां मन हो वहां इस्तेमाल कीजिए, है ना। मेंस के लिए इससे बेहतर जनसंख्या वाला और इतने सारे डेटा है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, जहां जहां ऐसे राइटिंग भी अब वहां होता है तो उन सब में, इंटरव्यू में इन सब डेटा का इस्तेमाल तो जरा करके देखिए। फिर देखिए मेंस के जो आपके आंसर राइटिंग का वेटेज है वो कितना बढ़िया हो जाएगा। इंटरव्यू में जब आप इस तरह के आंकड़े बताएंगे सुनने वाले गदगद हो जाएंगे, सीधा साहब बनाएंगे आपको। चलिए, बिहार की जनसंख्या के तुलनात्मक आंकड़े हम देखेंगे। आधार वर्ष हमने हमेशा कहा है हम 2011 ही रख रहे हैं, तो इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि बिहार में ये जो जातिगत सर्वे हुआ था 2023 में, उससे आंकड़े कंफ्यूज नहीं करना है। फिर से बता दे रहा हूं, जातिगत सर्वे जो बिहार में 2023 में हुआ था उसके आंकड़े इससे अलग होंगे, लेकिन वह बिहार के लिए है, भारत के लिए नहीं है। वह भी मैं थोड़ी बातें उससे भी बता दूंगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आ सकता है, बिहार में बन सकता है। देखिए यहां पर जनसंख्या बिहार भारत यहां पर बताया गया है। ये चीजें हमने लगभग आपको बता दिया। बिहार में तकरीबन 10 करोड़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। 121 करोड़ भारत का देखेंगे तो यहां पर 8.60% जो है जनसंख्या बिहार में रहता है, और यहां पर भारत में इसका तीसरा स्थान भी बताया जा रहा है।
यहां पर 121 करोड़ से अधिक। पुरुष जनसंख्या देखेंगे उस हिसाब से तो 52.14% आपको बिहार में पुरुषों की जनसंख्या देखने को मिलेगा। तो उससे महिला को निकाल दीजिए, महिला को कितना, तो 47.86% महिलाएं बिहार में कुल जनसंख्या में है। अब शिशु जनसंख्या प्रतिशत भी निकालिए, यह तकरीबन जो है 18.38% दिखेगा। अब एक डाटा और पूछा जाता है कि भाई ये बता दो शहर में कितनी जनसंख्या रहता है। चूंकि बिहार जो पिछड़ा हुआ राज्य है तो उस बात पर अब जोर दिया जा रहा है कि बिहार का शहरीकरण जो है वह धीमा है। अब समझ रहे हैं ना, शहरीकरण यानी कि शहरीकरण होगा तो जो भी कस्बाई शहर होंगे, गांव के नजदीक लगने वाले शहर होंगे, वह वहां पर उसका तीव्र विकास होगा, वहां पर जो है परिवहन, आधुनिक सुख सुविधा जो है वह बढ़ेगा, है ना। तो शहर क्या बस रहा है, तो कहा जा रहा है कि बिहार में शहरीकरण की रफ्तार धीमी है भारत के अन्य राज्यों की तुलनात्मक ढंग से। इसलिए इस पर आंकड़ा पूछा जाता है कि बिहार में कितनी जनसंख्या शहर में जाकर के रहने लग गई है। 2011 का जनगणना यह कहता है कि बिहार में शहरी जनसंख्या प्रतिशत जो है वह 11.29% है। नोट करके लिख लीजिए, प्रश्न पढ़ने की संभावना है। 11.29%, इतना समझ में आ गया। अच्छा, भारत में कितनी जनसंख्या शहर में रहती है, पूरे भारत में सभी राज्यों को जोड़ दीजिए तो यह तकरीबन जो है 31.16% तक यह मामला चला जाता है। भारत में जो शिशु जनसंख्या है वह आपको 13.12% तक जाएगा। महिलाओं की जनसंख्या की बात करेंगे तो वह आपका 48.53% जाएगा। वहीं पर पुरुष की जनसंख्या की बात करेंगे पूरे भारत में तो 51.47% तक जाएगा। इतना आंकड़ा याद रखना है, पूछा जा सकता है। अब ग्रामीण जनसंख्या में आते हैं। ग्रामीण जनसंख्या का जब प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे, हम बिहार का भी देखेंगे, भारत का भी देखेंगे। कहते हैं ना, भारत गांव का देश है ना, और भारत की आत्मा कहां बसती है, गांव में बसती है। तो बिहार भी जो है वह गांव का राज्य है और बिहार के लोगों का आत्मा कहां बसता है, वह भी गांव में ही बसता है। एकदम डिट्टो, सेम टू सेम, सेम पिंच, ठीक है। अब देखिए, ग्रामीण जनसंख्या अगर प्रतिशत के हिसाब से बिहार का निकालें तो मैंने क्या कहा था, शहर में कितना है 11.29%, माइनस कर दीजिए ना 100 में, कितना आ जाएगा 88.71%। यानी कि इतनी पॉपुलेशन जो है गांव में। तो अब मैंने क्या कहा था, बिहार में शहरीकरण की रफ्तार धीमी है। मैं सत्य बता रहा था कि नहीं, बताइए, सत्य वचन था मेरा। चूंकि 88%, 89% जनसंख्या अभी भी अगर गांव में रह रही है तो भाई आपको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए बिहार के लिए ये एक बाधा के रूप में भी देखा जाता है। अच्छा, भारत को लेकर के देखते हैं तो भारत में भी अभी भी 2011 की जनगणना, हमेशा ध्यान रखिएगा, 68.84% जनसंख्या जो है वह गांव में निवास करती है। इतना मामला समझ में आ गया। अब दशकीय वृद्धि दिखाऊंगा। दशकीय वृद्धि का मामला क्या समझ में आ गया, देखिए मैंने कहा था ना हर 10 वर्ष पर जनगणना, तो ये 2001 में हुआ होगा, डेटा आया होगा, और 2001 के बाद हमने सेंसस कराया 2011 में, 21 में नहीं हो पाया, चलिए अभी होगा। तो ये जो 10 वर्ष में, ये जो 10 वर्ष का आंकड़ा है, इसमें कितने प्रतिशत क्या क्या वृद्धि हुआ है ये हम निकालेंगे। इसी को हमने क्या कह दिया, दशकीय वृद्धि कर दिया। 1 से 11 तक 10 वर्ष में क्या क्या बदल गया, देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे तो अगर प्रतिशत के हिसाब से तो 25.42% का बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप बिहार की स्थिति में देखेंगे, और भारत में तीसरा स्थान जो है वह जनसंख्या में आ गया, मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरा बिहार अब आ गया, ठीक है। भारत के लिहाज से देखेंगे अगर तो 17.64%, 10 की वृद्धि की बात कर रहा हूं। जनसंख्या घनत्व में देखेंगे तो 1106 व्यक्ति जो है पर किलोमीटर स्क्वायर में बिहार में रह रहे हैं। यानी कि जनसंख्या घनत्व से क्या पता चलता है कि बहुत ज्यादा है। बिहार में जहां भी जाएंगे हर जगह आदमी नजर आएगा, एकदम कोई जगह खाली मिलता ही नहीं। तो इसका मतलब यह भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में कितने स्थान पर है, पहले पे। तो बिहार के विषय में जब भी पूछा जाए जनसंख्या घनत्व, हम पहले नंबर पे आ चुके हैं। ये हम कारनामा करके 2011 में ही रख चुके हैं। अब 2021 वाला जो आंकड़ा 26 में आएगा उसमें और गचगचा जाएगा एकदम जनसंख्या बिहार में। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, यानी कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से हम लोग बिहार वाले जो हैं नंबर 1 पर सीना तान के खड़े हैं। एकदम गचगच करके आदमी हर जगह है, जहां भी जाइए एकदम आदमी ही आदमी दिखेगा। ये चीजें डेटा भी कहता है। और अगर भारत में देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन से भारत में देखेंगे तो यह आपको 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर ही देखने को मिलेगा। तो देखिए ये ठीक ठाक स्थिति है। हालांकि यह आदर्श रूप नहीं है, यह भी जानना है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्थिति है। क्यों? क्योंकि इससे तकरीबन 3 गुना बिहार में है। अब भाई
ये कहा गया कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, पूरे भारत के हिसाब से देख लीजिए। और बिहार में जो है तकरीबन ये कहा गया कि 1100 से आंकड़ा पार निकल चुका है 1 वर्ग किलोमीटर में, समझ सकते हैं। तो इसीलिए लगभग 3 गुना 2.5 गुना तो रख ही लीजिए। तो ये मामला यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, लिंगानुपात भी देख लेते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे लिंगानुपात क्या होता है। सबसे पहले टर्म जानना पड़ेगा, फिर तो डेटा देखेंगे। देखिए, लिंगानुपात हो गया ना, टोटल सेक्स रेशियो कहते हैं। टोटल सेक्स रेशियो हो गया कि आसान भाषा में समझिए, ये जो 1000 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो 1000 पुरुष में इसमें महिलाओं की क्या संख्या है भैया, इसका अनुपात निकालने की बात। तो अब यहां देखिए, यहां पर देखेंगे तो यह 918 जो है 2001 में हुआ करता था, और 919 जो है वह 2011 में हुआ। तो 918 से 919 एक बढ़ा, 10 साल का समय लेकर के लिंगानुपात में केवल 1 की वृद्धि हुई। आप मुझे बताइए, क्या यह वृद्धि सही है या गलत है, और वृद्धि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन यहां पर यह चीजें नहीं देखने को मिल रहा है। तो लिंगानुपात के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि भारत में बिहार का कौन सा स्थान है सेक्स रेशियो के हिसाब से, तो नोट कर लीजिए, यह जो है 25वां नंबर पे है, नीचे से टॉप मारे हैं, देख रहे हैं। तो बिहार इस मामले में नीचे से टॉप है, अच्छी स्थिति नहीं है। चलिए, तो सेक्स रेशियो अच्छा करना भी जरूरी है, यानी कि बच्चियां जो हो रही है, इसलिए कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अगर जैसे बहुत सारे भ्रूण हत्या वगैरह लेकर के लॉ वगैरह लाती है सरकार, तो उन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बच्चियों को बचाने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर भारत की स्थिति देखेंगे तो 943 तक नजर आता है, ठीक है, कम से कम बिहार से स्थिति राष्ट्रीय आंकड़ा तो ठीक नजर आता है। शिशु लिंगानुपात देखेंगे 935 बिहार का है, और 919 जो है भारत का देखने को मिलेगा। अब यहां पर दर देख लीजिए, 61.8%, 2001 में 47% वृद्धि, और अगर यहां पर देखेंगे 14.8% देखने को मिलेगा। भारत में सबसे कम यहां पर वृद्धि देखने को मिलेगा, 73% देखने को मिलेगा 2011 में, और भारतीय आंकड़ा जो है 8% के आसपास नजर आएगा। अब यहां देखेंगे साक्षरता की बात कहा गया है, ये तो 51.5%, भारत में राष्ट्रीय आंकड़ा जो है 64.6%, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है और महिला साक्षरता दर कितना है। आपको क्या लगता है 2026 में जब आंकड़ा आएगा जनगणना का, तो बिहार में साक्षरता दर कितना होना चाहिए? मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है, जो कि बिहार सरकार का भी एक अनुमान बताया जाता है, विभिन्न जो डेटा के एनालिसिस करने वाले एक्सपर्ट होते हैं उनका मानना है कि ये जो 2026 तक आंकड़ा आएगा, तो तकरीबन बिहार में साक्षरता दर जो है वह आपको, आप ऐसे रख लीजिए कि 83 से 85% के आसपास लिटरेसी रेट बिहार का देखा जाएगा, जो कि एक अच्छे कंडीशन को सूचित करता हुआ नजर आता है। क्योंकि मैंने वही कहा कि 2001 के हिसाब से, तो 2001 में जो साक्षरता दर हुआ करता था बिहार का, वो केवल 47% था। उसके बाद 2011 के आसपास ये 60 को क्रॉस कर गया, ठीक है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब वो क्रॉस किया 60 को, तो वह आंकड़ा जो है 2001 से रखा गया। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने 5-6 में, तब से कहा गया कि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुआ, सुशासन बाबू उन्हें कहा गया। अब 2005 से मतलब ठीक से शिक्षा पर काम शुरू हुआ, और आंकड़ा 2011 में आया, तो काम तो 2010 से शुरू हो गया। तो उस 5 साल के डेटा को ही सही से हम कह सकते हैं कि रखा गया है। उसमें वृद्धि 47 से आपको 63% के आसपास देखने को मिला, तो तकरीबन 15-16% जो है साक्षरता दर बढ़ गया। अब जो आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पिछले तकरीबन 2026 में आएगा, तो 2010 के बाद 2026, तो पिछले 16 साल में बिहार में शिक्षा पर बहुत बेहतर काम हुआ है ना। तो अब आंकड़ा आपको बेहतर दिखने को मिलेगा। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि 2026 में जब नया आंकड़ा आएगा, तब बिहार में साक्षरता दर जो है 83 से 85% जा सकता है, जो कि राष्ट्रीय आंकड़ा के हिसाब से भी देखा जाएगा तो बहुत अच्छे कंडीशन में देखने को मिलेगा। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है, कोशिश तो यही रहना चाहिए कि 90-95 प्लस जो है साक्षरता दर देखने को मिले। लेकिन इतना भी बिहार जैसे राज्य के लिए कम संसाधन में कर पाना बहुत अच्छी बात है, तो बिहार के लोग अपना पीठ जो है थपथपा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की जनसंख्या के जिले आधारित आंकड़े देख लेते हैं, खूब पूछा जाता है, इसलिए इसको देख लेते हैं।
देखिए सर्वाधिक कहां पर, तो पटना में जनसंख्या है, ठीक है, और न्यूनतम कहां पर है, शेखपुरा में। हो सकता है आपसे ये ना पूछे कि डेटा कितना कितना है, अगर पूछे तो यहां लिखा हुआ आप देख लेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, न्यूनतम जो है शेखपुरा में। अगर आप देखेंगे उसके हिसाब से चलेंगे तो पटना के बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। मैप पे देख लेते हैं, पटना के बाद कहां पर, पूर्वी चंपारण, तो पूर्वी चंपारण के बाद कहां पर, ये रहा मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के बाद देखिए दरभंगा कमिश्नरी में मधुबनी। ये सब टॉप वाले हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया है, जनसंख्या को एकदम बढ़ाया है मेहनत करके, ठीक है, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। और उसके बाद न्यूनतम वाले में देखेंगे तो यहां पर आपको कहीं पर शेखपुरा देखिए लिखा मिलेगा, हाँ ये मुंगेर, ये नालंदा और लखीसराय के बीच में शेखपुरा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बेचारा, ये जो है सबसे नीचे आया है। और शिवहर भी एक छोटा सा देखिए, जिसका क्षेत्रफल कम मिलेगा ना, जाहिर सी बात है वह जनसंख्या भी कम मिलेगा। तो ये जो है शेखपुरा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, नंबर 1 पर इसको रखिए न्यूनतम वाले में। शिवहर देखिए एकदम छोटा सा है ना, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर ने पकड़ के चाप दिया है इस तीन ने मिलकर इस डिस्ट्रिक्ट को, शिवहर को, तो शिवहर भी यहां पर दूसरे पर रख सकते हैं। इसके अलावा अरवल आप ढूंढिए, अरवल भी एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जहानाबाद और पटना ने सब पकड़ के इसको चापा है, तो ये तीसरे पर रख लीजिए अरवल। और चौथे पर रख लीजिए लखीसराय। लखीसराय भी ना बहुत छोटा सा जगह है, ये यहाँ दिखाता हूँ बेगूसराय के आसपास, ये तो शेखपुरा हो गया, ये लखीसराय है ना, तो बेगूसराय और ये जो मुंगेर, जमुई, ये वाला एरिया जो पड़ता है पटना, वहां पड़ता है ये वाला लखीसराय, तो इसको आप चौथे नंबर पर रख सकते हैं। ये सब छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं क्षेत्रफल के आधार पे, तो जनसंख्या भी यहाँ पर कम ही देखने को मिलेगा। तो यदि मान लीजिए एग्जाम में ना ध्यान रहे तो बस ऐसे सोचिएगा, इसलिए मैं आपको बता दिया कि जनसंख्या के हिसाब से अगर अरेंज करने दे देता है, अवरोही क्रम ऐसा बोलता है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि एरिया किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे छोटा है या बड़ा है, उसके हिसाब से जनसंख्या आप अरेंज कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। नगरीय जनसंख्या पटना में सबसे अधिक है, शिवहर में सबसे यहाँ पर कम बताया जा रहा है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पटना में सबसे अधिक, वो 43% के आसपास है, और समस्तीपुर में सबसे कम है। यहाँ पर शिवहर के पास नहीं जाएगा, दरभंगा कमिश्नरी में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, तो समस्तीपुर में जो है न्यूनतम यहाँ पर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वह केवल 3.47% के आसपास है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर, तो आपको देखने को मिलेगा पूर्वी चंपारण यहां पर, और सबसे कम कहां पर देखने को मिलेगा, शेखपुरा में। ये जो शेखपुरा वाला हिस्सा मैंने यहां पर बताया था, ये वाला, ठीक है। उसके अलावा शिशु जनसंख्या सबसे अधिक किशनगंज, यहां पर सबसे अंत में जाइए, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहाँ मुंगेर योग विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है मुंगेर में, तो ध्यान रखना है, ऐसे करके याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा में सर्वाधिक देखा गया है 31.12%। शाबाश मधेपुरा के लोगों ने बहुत मेहनत किया है, देखिए सर्वाधिक 31.12%। और गोपालगंज के लोग जो है बैलेंस बना करके चले हैं, 19.02% जनसंख्या वृद्धि देखा गया है, मतलब बैलेंस है, कम है, न्यूनतम है तब 19% है, शाबाश। किशनगंज, उसके बाद अररिया, खगड़िया और गोपालगंज के बाद दरभंगा के लोग भी पीछे नहीं है, मुंगेर भी पीछे नहीं, रोहतास बोला हम भी पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से समझ लीजिए, शिवहर में सबसे अधिक देखने को मिलेगा, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 1880 लोग हैं। अब इससे ज्यादा क्या रहेगा, भारत में कितना बताया था मैंने, 382 के आसपास। और जरा देखिए शिवहर डिस्ट्रिक्ट का 1880, तकरीबन 1900 लोग 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं, बाप, एकदम भर गया है, एकदम कचाकच। तो ये स्थिति यहां पर बिहार में बनता जा रहा है, इसलिए पॉपुलेशन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फिर दरभंगा, फिर पटना, फिर दरभंगा, फिर वैशाली की हालत है, कम में 488 है, मतलब कम है कैमूर तब भी 488 है, यहाँ पर 382 स्टैंडर्ड है भारतीय स्तर पर, देखिए, और कम है तब 488 कैमूर का, फिर जमुई, फिर बांका, फिर पश्चिम चंपारण, यानी कि जनसंख्या के हालात को लेकर के बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। भूमि संसाधन तो उतना ही है, पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। लिंगानुपात गोपालगंज का देखेंगे तो 1021, फिर सिवान, फिर सारण, फिर किशनगंज, मुंगेर का 876, सुधार की आवश्यकता, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, फिर शिशु लिंगानुपात में किशनगंज जो है 971, वैशाली जो है 904 के साथ, ठीक है। साक्षरता में रोहतास सबसे अधिक, वेरी गुड, 73.37%, ये राष्ट्रीय आंकड़ा के लगभग बराबर है। भारत का भी आंकड़ा लगभग इतना ही है, 73 के आसपास, तो रोहतास ने बेहतर काम किया है इसमें यहाँ पर। और अब जो आंकड़ा आएगा तो देखिएगा, रोहतास का जो है मैं आज आपको बताता हूं, मेरा लेक्चर सेव करके रख लीजिए, 90% प्लस जनसंख्या वहां पर साक्षर होगी जब 2026 का रिपोर्ट आपको दिखेगा यहाँ पर, यानी कि बेहतर रोहतास लगातार करता हुआ नजर आया है। सरकारी जितने भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, रोहतास में बहुत बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया गया है। रोहतास के कई
सीएम जो है इस मामले को लेकर के बहुत अच्छा से देखें, ये अच्छी बात है रोहतास के लिए। पूर्णिया जो है यहाँ पर देखेंगे तो साक्षरता के हिसाब से सबसे कम नंबर आ रहा है, यहाँ पर पूर्णिया पड़ता है और ये तकरीबन 51% के आसपास ही है। अगर सर्वाधिक में रोहतास के बाद पटना, भोजपुर, मुंगेर का नंबर आता है और कम में पूर्णिया, उसके बाद सीतामढ़ी, कटिहार और फिर मधेपुरा का नंबर आता है। पुरुष साक्षरता रोहतास में ही सबसे अधिक देखा जाएगा, वह तकरीबन 83% के आसपास है। महिला साक्षरता जो है वह बिहार के लेवल पे है, बिहार की कुल ओवरऑल साक्षरता दर जो है तकरीबन 63 के आसपास, और यहाँ पर महिला साक्षरता जो है तकरीबन 63 के 62.97% के आसपास है। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम देखेंगे तो न्यूनतम अगेन पूर्णिया का, अगर सर्वाधिक देखने को मिलेगा तो रोहतास ही, और न्यूनतम में भी पूर्णिया ही, क्योंकि पूर्णिया ही वहां था तो उसमें पुरुष और महिला में भी पूर्णिया ही कम रहा है। पूर्णिया में पुरुष साक्षरता दर देखेंगे तो मेरे ख्याल से तकरीबन जो है 60% के आसपास है, 59.06% के आसपास है। महिला साक्षरता दर और भी पूर्णिया में दयनीय स्थिति में है, तकरीबन केवल जो है 41.68% के आसपास है। तो यहां से प्रश्न बनेंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा पूर्णिया और रोहतास में जो है सर्वाधिक और न्यूनतम में थोड़ा सा चर्चा बना रहेगा, तो आपको यह बात ध्यान में रखना भी है। अब देखिए बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित आंकड़ों पर जरा एक बार नजर डालते हैं। बिहार में जो अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या तो कम है, 1.68% तक ही है, लेकिन जाति जो है शेड्यूल कास्ट है उनकी संख्या ठीक ठाक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उसको लेकर के, समाज के सबसे पिछड़े हुए लोग हैं तो मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए इसको लेकर के बात करेंगे। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, ये जो जा लिखा है ना, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के विषय में एससी वर्ग जिसको कहते हैं शॉर्ट में, तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत देखेंगे तो 15.9% बताया गया है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय का अगर प्रतिशत देखेंगे यानी कि शेड्यूल ट्राइब की बात देखेंगे तो मैंने बताया था कि 1% से थोड़ा अधिक, तो 1.3%, कहीं कहीं 1.68% भी लिखा हुआ दिखेगा आपको, तो ध्यान रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहां पर, तो गया में, गया ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहां पर, शिवहर, शिवहर छोटा डिस्ट्रिक्ट तो छोटे वहां पर चीजें भी देखने को मिलेगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत गया में, संख्या भी और प्रतिशत के आधार भी गया में ही। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत यहां बदल गया, यहां शिवहर था यहां किशनगंज हो गया, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट, ध्यान देना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पश्चिम चंपारण, चलिए गांधी जी की कर्मभूमि, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या शिवहर, यहां पर फिर से शिवहर आ गया। मामला समझ में आ रहा है ना, एससी एसटी दोनों कम है वहां पर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत पश्चिम चंपारण। संथाल जनजाति, संथाल जनजाति के विषय में मैंने पढ़ाया था, संथाल जनजाति जो है या आप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत जो है वह आपको औरंगाबाद में देखने को मिलेगा, गया के ठीक बगल में। तो ये मैप से भी आप चीजें पढ़ते रहिए ताकि चीजें आपको ध्यान रखे। अब यहाँ पर जो हम आंकड़े की बात करने वाले हैं वह धर्म आधारित कुछ चीजें देखेंगे। बिहार की जनसंख्या के धर्म आधारित आंकड़े, और आधार वर्ष हमने कौन सा लिया है, 2011। अब देखिए यहां पर धर्म का देखेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या किनका दिखेगा, हिंदू का, हिंदू के बाद किनका, मुस्लिम का, मुस्लिम के बाद ईसाई, देखिए सिख, बौद्ध, जैन। अब ये 2-3 धर्म जो है, अब यहां पर देखिए ये जो सिख हैं, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब का जन्म स्थान जो है वह बिहार ही रहा है, पटना में। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो हुई है, बौद्ध धर्म का निर्माण जो हुआ है वह बिहार की भूमि से हुआ है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जैन धर्म की जो उत्पत्ति है वह भी बिहार में ही हुआ है। कहां से, वैशाली से, जिसे हम प्रथम गणराज्य का दर्जा भी देते हैं। अब यहां पर देखिए जनसंख्या, जैन धर्म का उत्पत्ति कहां, बिहार। बौद्ध धर्म का उत्पत्ति का स्थल कहां, बिहार। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब कहां से, बिहार से। लेकिन फिर भी इस 3 धर्म का जनसंख्या जो है नीचे से आपको दिखेगा, यानी कि सर्वाधिक नहीं है, इनसे अधिक जनसंख्या जो है ईसाई का है। यानी कि एक बात तो क्लियर हो रहा है कि वहां पर जनसंख्या में जो आप देखेंगे धर्म परिवर्तन के आंकड़े आपको देखने को फिर मिलेगा। तो इससे इन आंकड़ों से ये चीज भी समझना है आपको। और ईसाई अगर कन्वर्जन हो रहा है तो ये कहां से होगा, तो वह जगह जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति हैं। अनुसूचित जनजाति मैंने कहा था ये गया वगैरह वाला क्षेत्र में, तो इस एरिया में आपको धर्म परिवर्तन भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे आंकड़ों का विश्लेषण भी करना चाहिए, चूंकि प्रश्न बन सकता है। मुस्लिम आबादी सेकेंड लार्जेस्ट और हिंदू जो है सबसे अधिक आबादी में है। जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे उसमें भी हिंदू
ही सबसे अधिक है, मुस्लिम ही उसके बाद, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। यानी कि जैसा जनसंख्या के आंकड़े उसके हिसाब से प्रतिशत भी बिल्कुल भी वैसे ही अरेंज है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आरोही अवरोही क्रम में सजाइए, तो ध्यान रखना है। अब लिंगानुपात का देख लेते हैं। सेक्स रेशियो सबसे अच्छी स्थिति में ईसाई का है, ये अच्छी बात है, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू, फिर जैन, फिर सिख, फिर बौद्ध। और साक्षरता में देखेंगे, देखिए जैन जनसंख्या में सबसे कम थे लेकिन साक्षरता में सबसे आगे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखेंगे सिख, वह भी जनसंख्या में 3rd नंबर पे इधर से आ रहे थे, 4th नंबर पे शुरुआत से, यहां पर 2nd पे, मतलब शिक्षा की स्थिति अच्छी है। ईसाई की भी अच्छी है, फिर बौद्ध और हिंदू मुस्लिम जो आबादी और जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अव्वल थे, आगे थे जनसंख्या बढ़ाने में, वो शिक्षा के मामले में सबसे फीसदी हैं, सबसे पीछे हिंदू और मुसलमान दोनों। ये आंकड़े तो बिहार के कम से कम यही बता रहे हैं। अब यहां पर चलते हैं बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े वर्ष 2023। मैंने आपको कहा था ना 2011 का आंकड़ा हमने खत्म कर लिया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि बिहार सरकार ने लंबे समय से केंद्र सरकार से कहा कि भैया ऐसा करते हैं कि जातिगत जनगणना करवा लेते हैं। केंद्र सरकार ने कहा ना, बिल्कुल ना। तो बिहार सरकार ने कहा कि आप नाना करते रहिए लेकिन हम तो करेंगे। तो कैसे? तो बिहार सरकार ने कहा कि हम अपने खर्चे से करेंगे, अपने बलबूते से करेंगे, अपने संसाधन से कर लेंगे। और बिहार सरकार ने कर भी लिया। जब मामला कोर्ट में गया, हालांकि उन्होंने कहा कि ये जातिगत जनगणना नहीं, जातिगत सर्वे था, ठीक है, ताकि जो स्कीम लगाया जा सके, पॉलिसी मेकिंग का काम हो सके, उसके बेस पे किया जा सके। तो फिर इसे जातिगत सर्वे आप कहिएगा। कई जगह आपको जातीय जनगणना, कई बार जनगणना, गणना, ये सब शब्द इस्तेमाल में होगा, लेकिन कास्ट सर्वे अगर आप लिखेंगे मेंस लिखते हुए तो सबसे अच्छा शब्द का इस्तेमाल यही होगा। तो सही शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखिएगा बिहार में जातिगत सर्वे के जो आंकड़े हैं वर्ष 2023, जो कि पिछले साल ही हुआ था, उसके आधार पर कुछ चीजें निकल करके सामने आया और उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि किस वर्ग के लोग का जनसंख्या प्रतिशत क्या है। सबसे अधिक जो जनसंख्या के हिसाब से बिहार में देखा गया था वह अति पिछड़ा वर्ग का देखा गया था, यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास। बिहार में जो है EBC की व्यवस्था है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग, यह जो है 36.01% है। पिछड़ा वर्ग जो कि बैकवर्ड क्लास है वह 27.12%। इन्हीं दोनों को मिलाकर के राष्ट्रीय स्तर पर OBC कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास, है ना। तो ये मामला ध्यान रखिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ये दोनों को लगभग, सभी जातियां नहीं हो सकती है लेकिन लगभग मिक्स कर देंगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, जनरल जो कैटेगरी है, सामान्य वर्ग, उसमें 15.12% लोग देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसी जनरल में EWS भी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट SC में 19% देखने को मिलेगा और अनुसूचित जनजाति ST, शेड्यूल ट्राइब जो है वह 1.68%। ये आंकड़ा जो है 2023 का जातिगत सर्वे जो हुआ था उसमें भी यह बताया गया है कि यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की जो संख्या है उसमें बहुत वृद्धि बिहार में नहीं हुआ है। 2011 के हिसाब से ये कितना था, 1.3% हुआ करता था शेड्यूल ट्राइब, और 23 वाला आंकड़ा ये कहता है कि इसमें मामूली वृद्धि होकर के 1.68% हुआ। यह मामला समझ में आ गया। अब जाति के हिसाब से देख लेते हैं थोड़ा, है ना। जाति भारतीय समाज की एक विशेषता मानी जाती है। तो जाति के हिसाब से आबादी का हम आंकड़ा देखेंगे, वह भी हम परसेंटेज में देखेंगे। तो यादव जो है सबसे अधिक आपको बिहार में देखने को मिलेंगे, यह तकरीबन जो है 14% के आसपास, 14.26%। ये प्रतिशत में सारे आंकड़े रखे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा रविदास जो है 5.2, कोयरी जो है 4.2, ब्राह्मण जो है 3.65% यहाँ नजर आएगा। वहीं पर राजपूत जो है 3.45% नजर आएगा। मुसहर कास्ट जो है वह 3.08% बिहार में नजर आएगा। उसके बाद जो है भूमिहार 2.86%, कुर्मी जो है 2.8, मल्लाह जो कास्ट होता है वह 2.6% नजर आएगा। बनिया जो है वह 2.31% नजर आएगा। और कायस्थ जो होते हैं वह परसेंटेज में 1% भी हासिल नहीं कर पाए हैं, वह 0.6% तक आकर के सिमटे हैं। यह सोर्स बिहार सरकार का यहां पर आपको दिख रहा है, क्योंकि इसको ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न वगैरह बन सकते हैं। बिहार जाति आधारित गणना में धर्म से जुड़े आंकड़े जो 2023 में जारी किया गया उसमें देख लेते हैं। हिंदू जो है बिहार में 81.9% के आसपास अभी भी है, यानी कि तकरीबन 82% जो है बिहार में हिंदू आबादी है। मुसलमान जो है 17.7% है। ईसाई जो है, ईसाई के बाद ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये सभी जो है 1% से भी नीचे हैं। और ये जो अगर ईसाई देखेंगे तो 0.05
7-6% तक आकर के सिमट गया है। सिख की आबादी जो है वह और कम देखने को मिलेगा, 0.0113% तक देखने को मिलेगा। बौद्ध की आबादी अगर देखेंगे बुद्ध धर्म से जुड़े लोगों का तो 0.0851% और जैन धर्म से जुड़े लोगों की आबादी देखेंगे तो वह और भी सबसे कम देखने को मिलेगा, वह 0.0096% देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने बताया था शिक्षा के आधार पर बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वह जैन धर्म के लोगों में ही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज हमने बहुत सारे आंकड़े आपको बता दिए, बहुत सारी बातें आपके साथ हमने किया। फिर से बता दूं, इससे 10 मार्क्स आ सकता है ना, क्योंकि इतने सारे आंकड़े हैं कि यहां से प्रश्न बनने की संभावना बारंबारता उसकी बनी हुई रहती है। इसलिए अच्छे से तैयार कीजिएगा। इन सभी आंकड़ों का मेंस में कितनी बहादुरी के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ, कितने सूझबूझ के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जहां जहां हो सकता है अच्छे से आप आंसर राइटिंग लिख पाएं, उसको मैं आपके समक्ष रख दूं। आप इंटरव्यू में भी इन आंकड़ों का अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपकी जो आंसर है वह और अधिक पुष्ट हो सके, वह कंक्रीट हो सके, तो उसे बेहतर आंसर माना जाता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बिहार कार्यक्रम के दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ हम बात करेंगे। और एक बात और, अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जो है क्लिक कर दीजिए ताकि लेक्चर आप तक पहुंच सके। अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि भैया यहां पर बीपीएससी से समर्पित जो है लेक्चर चलाया जा रहा है, सही से देख लो, एक एपिसोड से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, बिहार का कुछ भी नहीं बचेगा। अभी मैं ज्योग्राफी का पोर्शन करा रहा हूं, ज्योग्राफी के बाद एनवायरनमेंट कराऊंगा, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, हर एक चीज बिहार का आपको पढ़ा दिया जाएगा। कुछ भी मेंस के अकॉर्डिंग बच ही नहीं जाएगा। प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी आप जानते हैं करंट अफेयर्स का हम लोग सीरीज चला रहे हैं शाम के 6 बजे बिहार का, तो प्लेलिस्ट में जाकर के शाम के 6 बजे जुड़ के आप वो भी देख सकते हैं। तो वहां पर पूरी तरह से जो 1 साल का करंट अफेयर्स है वह आपका तैयार हो जाएगा। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।